हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगी ये सारे ही क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के हैं, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें और इन क्वेश्चन को तो याद कर ही लें ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएँ। इससे पहले मैं खंड अ के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं 1 मार्क्स के, वे सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप सबसे पहले वह वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। देखते हैं खंड ब में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप याद रखें खंड ब में 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक शामिल हैं और ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो आपको 50 शब्द से ज़्यादा शब्द नहीं लिखने हैं। ज़्यादा समय ना गवाएं। सबसे ज़्यादा समय आपको देना है तो वो बड़े क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 50 से ज़्यादा शब्द ना लिखें। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था? रेशम मार्ग ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। भौगोलिक भारत का निर्माण या भौगोलिक विश्व का जो निर्माण है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रेशम मार्ग क्या थे? वे मार्ग या वे रास्ते जिनके द्वारा चीन के द्वारा क्या किया जाता था? रेशम को विभिन्न देशों में भेजा जाता था। उस मार्ग को क्या कहा गया? रेशम मार्ग कहा गया। तो देखते हैं, रेशम मार्ग से चीन, रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर दुनिया के दूसरे भागों में भेजता था। क्या करता था चीन? विभिन्न जो भी वस्तुएं हैं जैसे रेशम हो गया, चाय हो गई, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, मसाले, ये सभी क्या करता था? दुनिया के विभिन्न भागों में भेजता था। और रोम से सोना, चांदी, शीशे और वस्तुएं, शराब, कालीन, गहने आदि एशिया महाद्वीप में आते थे। तो हम क्या करते थे? चीन एशिया से बहुत सारी चीज़ें भेजता था। कहाँ पर? रेशम मार्ग के द्वारा यूरोप में। यूरोप में क्या क्या भेजता था? मसाले हो गए, चाय हो गया, रेशम हो गया, ये सभी वस्तु। वही यूरोप से एशिया में कौन कौन सी चीज़ें आती थी? तो सोना, चांदी, शीशे जैसी वस्तुएं, शराब, कालीन, बहुमूल्य धातु हमें कहाँ से प्राप्त होती थी? यूरोप से प्राप्त होती थी। ठीक है, इस मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी साथ साथ होता था। हम व्यापार तो करते ही थे, साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे? विभिन्न देश के जो नागरिक होते थे, गुरु होते थे, सन्यासी जो होते थे, वो हमारे देश में आते थे और हमारे देश के या एशिया के जितने भी गुरु थे, विभिन्न धर्मों से रिलेटेड जो भी धर्म गुरु थे, वो यूरोप में जाते थे। तो इस प्रकार से क्या होता था? सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या है? वियना संधि कब हुई? तो यह 1815 में हुई। कब हुई वियना संधि? 1815 में। कब? जब नेपोलियन की क्या हो गई? नेपोलियन की हार हो गई। जब नेपोलियन हार गया 1815 में, तो नेपोलियन के साथ जो संधि हुई उसे वियना संधि के नाम से जाना जाता है। वियना संधि कब हुई? 1815 में। क्लियर है? वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य तो ये था कि वियना संधि में वह सभी भाग जो नेपोलियन ने जीता था। नेपोलियन क्या था? जर्मनी का लीडर था। जर्मनी ने जितना भी राज्य या जितने भी देश अपने अंडर में लिए थे, अपने क्षेत्र में शामिल किया था, वह सभी क्षेत्र विभिन्न देशों में बांट दिए गए। ठीक है, देखिए पहला, इस संधि का मुख्य उद्देश्य उन समस्त परिवर्तनों को समाप्त करना था जो नेपोलियन ने किए थे। नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन किए थे वे सभी परिवर्तनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रूबो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित कर दिया। ब्रूबो कौन था? ब्रूबो आपने लुई 16 का नाम सुना होगा, वही किस वंश का था? ब्रूबो वंश का। इसका मतलब वियना संधि ने क्या किया कि रूढ़िवादी जो विचारधारा थी उसका समर्थन किया
और कहा कि वियना संधि के माध्यम से फ्रांस में फिर से क्या कर दिया जाएगा, राजा का शासन स्थापित हो जाएगा। फ्रांस को उन प्रदेशों से वंचित करना जिन पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था। इसने क्या किया, नेपोलियन ने जो जो अधिकार कर लिया था, फ्रांस का जो जो एरिया नेपोलियन ने अपने अंडर में ले लिया था, वो सभी क्षेत्र फ्रांस विभिन्न देशों में बांट दिया गया। नेक्स्ट, फ्रांस की सीमा पर अनेक राज्यों की स्थापना कर दी। फ्रांस ये है तो इसकी सीमा में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बना दिए गए ताकि फ्रांस क्या ना करे, फ्रांस की सीमा पर अनेक राज्यों की स्थापना कर दी गई ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा नेपोलियन ने 39 राज्यों को जर्मन महासंघ स्थापित किया, उसे बनाए रखा। ठीक है, उसने क्या किया था, विभिन्न प्रकार के महासंघ बनाए थे, उन्हें स्थापित किया गया, फिर से उन्हें कंटिन्यू किया गया। ठीक है, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था लागू की। रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी लोग वे लोग थे जो फ्रांस में राजतंत्र को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, आप याद रखें नेपोलियन जो था वो फ्रांस का एक लीडर था, जर्मनी का लीडर नहीं था। जर्मनी का लीडर हिटलर को माना जाता है। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का एक लीडर था। नेपोलियन ने जो भी कार्य किए थे, जो भी नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों को बदल दिया गया था। कब, वियना संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। इसके पीछे कारण क्या था, लोग क्यों विरोध कर रहे थे, तो रॉलेट एक्ट, कौन से एक्ट के लिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया उसका विरोध करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन अमृतसर के आसपास के सभी गांवों के लोग जलियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए थे। ये लोग वहाँ क्यों एकत्रित हुए, तो बैसाखी थी, बैसाखी का मनोरंजन करने के लिए वहाँ पर बैसाखी का मेला लगाया गया था और ये सभी जनता के लोग या सभी पंजाब के लोग वहाँ पर मेला घूमने गए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद कर दिया गया, लेकिन जैसे ही इस मैदान की या इस मेले की सूचना अंग्रेजों तक पहुंची तो उन्होंने क्या किया, मैदान को चारों तरफ से बंद कर लिया। और अंग्रेज के जो शासक था वो कौन था, जनरल डायर। अंग्रेजी शासक के आदेश पर सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए, अनेक घायल हुए। जलियांवाला बाग भारत के इतिहास की सर्वाधिक दर्दनाक घटना है। इस घटना ने समस्त भारत को क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया। तो क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जनता जो थी वो विरोध कर रही थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोग बैसाखी का मेला मना रहे थे, लेकिन अंग्रेजी शासक को लगा कि वो विरोध कर रहे हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो वहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया, जलियांवाला बाग के चारों गेट बंद किए और वहाँ पर गोलीबारी कर दी। इसमें कई लोगों की जान चली गई, तो इसे क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। एजेंडा 21 कब हुआ, तो 1992 में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, बताइए। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत ही एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से हुआ। इस सम्मेलन में एकत्रित सभी नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकना। इसका मतलब जलवायु परिवर्तन से जो भी खतरा हो रहा है उसे रोकना इसका प्रमुख लक्ष्य था। जैविक विविधता, पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करना, सभी देशों को जिम्मेदारी देना कि किस देश को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियों पर एक टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त जातियां, IUCN ने क्या किया है, IUCN द्वारा सभी जातियों को 6 लिस्ट में बांटा है। कौन कौन सा संकटग्रस्त जातियां देखते हैं।
पादपों और वन्य जीवों की वे जातियां जिनके लुप्त होने का क्या है, खतरा है। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है उन्हें क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जिन विशेष परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो रही है, यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगी, ये जातियां पृथ्वी से या विश्व से लुप्त हो जाएंगी। इन जातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी जाति हैं संकटग्रस्त, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, गोड़ावन, शेर की पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुर हिरण, ये सभी क्या है, संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण है। तो संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं, वे जातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है उन्हें आप क्या कहेंगे, संकटग्रस्त जातियां कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों का एक दूसरे से जुड़ना ही क्या है, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय चावल, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक देश था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो भारत की जो फसलें हैं वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा करने में क्या हो गई, पिछड़ गई। तो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ठीक, क्योंकि विकसित देशों की जो कृषि थी वो अधिकाधिक सहायता व अनुदान प्रदान करती थी। विकसित जो देश है वहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलती थी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। अतः हमें विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपनी विशाल क्षमता का सही योजनाबद्ध तरीकों से उपयोग करना होगा। तो वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा कि हम क्या कर पा रहे हैं, विश्व स्तर पर जो भी उत्पादन किया जा रहा है उससे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए। तो बहुसंख्यकवाद क्या है कि जो समाज में बहुसंख्या में है। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका का समझे, यहाँ मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। श्रीलंका में 2 समुदाय के लोग रहते हैं, सिंहली और तमिल। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो 74% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा, और तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, 18%। श्रीलंका में सिंहली समुदाय द्वारा अपनी बहुसंख्या का दुरुपयोग करते हुए जो कानून बनाया गया, उस कानून के द्वारा श्रीलंका में क्या हुआ, बहुसंख्यकवाद की स्थापना हुई। देखते हैं क्या हुआ। श्रीलंका सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में सिंहली वर्चस्व स्थापित करने वाले कई उपाय किए। श्रीलंकन सरकार ने क्या किया, 1956 में एक अधिनियम लेकर आई, एक कानून बनाया। इसमें क्या कर दिया गया, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया कि सिंहली में जो भी एग्जाम होंगे वो क्या होंगे, सिंहली भाषा में ही होंगे। ठीक है, नए संविधान में प्रावधान किया गया है कि सरकार क्या करेगी, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करेगी। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाएगी। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी और जॉब्स में उन्हें क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये आपकी लोकतंत्र जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है, संघवाद। जब ऐसा राष्ट्र जहां 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार पाई जाती है, ऐसा देश जिसपे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार पाई जाती है, उसे आप क्या कहेंगे, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। संघीय शासन व्यवस्था देखते हैं, यह सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय सरकार के पास, और उसकी विभिन्न इकाइयों मतलब राज्य सरकारों के बीच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसे आप क्या कहेंगे, संघ व्यवस्था कहेंगे। 2 स्तर पर जो सरकारें होती हैं, इसमें एक सरकार संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है जो राष्ट्रीय सरकार कहलाती है, वहीं अन्य सरकारें राज्य स्तर पर कार्य करती हैं जिन्हें राज्य सरकारें कहते हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं, अपना कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत। संघवाद क्या है, ऐसा देश जहां 2 से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, उसे आप क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे। नेक्स्ट देखिए,
सामाजिक विभाजन व राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है? सामाजिक विभाजन व राजनीति में क्या संबंध है? ठीक है, सामाजिक विभाजन से राजनीति प्रभावित होती है। जो भी सामाजिक विभाजन है, समाज में जो भी विभाजन है धर्म को लेकर, जाति को लेकर, उससे क्या होता है, राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि सामाजिक विभाजन किसी समूह विशेष द्वारा अपनी पहचान बनाए रखने के लिए होता है तो इस प्रकार से विभाजन में समझौते की गुंजाइश नहीं होती। अगर कोई भी समूह, जैसे मान लीजिए हिंदू अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुस्लिम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो राजनीति में इस प्रकार की मांग को पूरा करवाना सही नहीं माना जाता। जैसे आयरलैंड में लोग अपनी पहचान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में बनाना चाहते हैं, जबकि आपने देखा होगा भारत में हिंदू मुस्लिम के रूप में हम पहचान नहीं बनाते, हम पहचान बनाते हैं भारतीय लोगों के रूप में। ठीक है, दूसरा उदाहरण है बेल्जियम का, जहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन वे अपने आप को दूसरे धर्म का या कास्ट का बाद में, सबसे पहले वो अपने आप को क्या मानते हैं, बेल्जियम नागरिक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की धारणता से क्या अर्थ है? विकास की धारणता या सतत पोषणीय विकास क्या है? ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। विकास की धारणता का आशय विकास के स्तर को और ऊंचा उठाना, वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखना। ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे आप क्या कहेंगे, धारणीय विकास कहेंगे। तो ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्रक कौन से होते हैं? इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश जो परिसंपत्ति होती है, जो भी राइट होते हैं, सरकार का स्वामित्व होता है। जो भी परिसंपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, और सरकार को ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जो परिसंपत्ति पर अधिकार होता है वो किसका होता है? सरकार का। उसे आप क्या कहेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे। सरकार ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे डाकघर हो गया, डाकघर आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थान है या सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। रेलवे, आकाशवाणी, इंडियन एयरलाइंस, ये सभी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। यहाँ पर जो परिसंपत्ति पर अधिकार होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण करना होता है। हमेशा याद रखें, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है, उसका लक्ष्य जो होता है वो कल्याण करना होता है, कि जनता का कल्याण हो। ठीक। थर्ड, इस क्षेत्र में उत्पादन व वितरण संबंधित समस्त निर्णय सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। इसमें उत्पादन कितना करना है, कहाँ वितरण करना है, ये सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? सरकार द्वारा। वहीं देखिए निजी क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो परिसंपत्तियां होती हैं उस पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी एक व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी के पास होती है। जैसे मित्तल पब्लिकेशन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आदि। ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, या ऐसी संपत्ति जिस पर किसी व्यक्ति विशेष या निजी क्षेत्र का अधिकार हो, उसे आप क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र कहेंगे। निजी क्षेत्र की जो गतिविधियों का उद्देश्य होता है वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। ये लोग जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करेंगे, ये काम करते हैं अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए ये कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में उत्पादन व वितरण की जो जिम्मेदारी होती है वो निजी व्यक्तियों के पास होती है या निजी क्षेत्र के पास होती है। नेक्स्ट देखिए, यह आपके यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। इसके अलावा 15 और 16 भी देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम बताइए। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में साख का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां से ऋण लिया जाता है। ठीक है, औपचारिक मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसी संस्थाएं, जैसे मान लीजिए बैंक या सहकारी समितियों द्वारा लिया गया जो ऋण होता है वो औपचारिक ऋण कहलाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बैंकों या सहकारी संस्थाओं द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसे औपचारिक ऋण कहते हैं।
भारत में औपचारिक ऋण साख के दो प्रमुख स्रोत के नाम देखिए, बैंक और सहकारी समितियां। बैंक समर्थन ऋणाधार के आधार पर लोगों को ऋण प्रदान करता है। बैंक क्या करता है, आप किसी भी चीज को बैंक में जाकर गिरवी रखिए और बैंक आपको क्या दे देगा, ऋण दे देगा। बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसकी ब्याज दर हमेशा कम होगी, ठीक है। वहीं सरकारी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ती दर पर क्या करती हैं, जो सरकारी समितियां होती हैं वो भी गांवों में क्या करती हैं, सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। इन संस्थाओं में कृषक व व्यापारी दोनों ही अपनी अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए ऋण ले सकते हैं, ठीक है। तो ये औपचारिक क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ऋण जो है आपने उधार अपने परिवार के सदस्य से लिया, अपने रिश्तेदारों से ले लिया, किसी प्राइवेट कंपनी से ले लिया, साहूकार से लिया, तो ये क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र है साख के, ठीक है, याद रखें। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने के लिए किन्हीं दो कारण बताइए कि भारत सरकार क्यों अवरोध लगाती है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत सरकार द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादित उत्पादों की रक्षा करना। भारत क्या चाहता है कि जो विदेशों में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, हमारे उत्पादन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम प्रतिस्पर्धा कर सकें, तो प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, व्यापार अवरोध लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सन 1950 से 1960 के दशक में भारतीय उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, मतलब भारत में उद्योगों का विकास ही नहीं हुआ था, तो हम प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस अवस्था में आयातों से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, अतः सरकार ने क्या किया, आयातों पर विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए, जिसे क्या कहा जाता है, व्यापार अवरोध कहा जाता है। व्यापार अवरोध किसे कहते हैं, व्यापार पर जो अतिरिक्त कर लगा दिया जाता है या जो अवरोध लगाया जाता है, व्यापार को रोकने के लिए जो अवरोध लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे, व्यापार अवरोध कहेंगे या ट्रेड टैरिफ कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खंड स व द के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर watching. All the best for board exams.